जब कोई किसी नालायक मुल्क के पास नालायक हुक्मरान उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं तो रेकोडिक जैसा सोना उगलने वाला जो प्रोजेक्ट है उसको भी वो अपने लिए नुकसान का और बदनामी का बाइस बना लेते हैं। समर मुबारक मंद साहब ने पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादती की और जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ज़्यादती की वो ये था कि उन्होंने इस झूठ को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। इमरान खान की हुकूमत ने बहुत ही कमाल किया कि पहले 25% था, उसने कहा नहीं 50% पे है। देखिए रेकोडिक जो है ये बलूचिस्तान का एक हिस्सा है, एक मकाम है और तकरीबन आप यूँ कहिए कि ये 40 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा है, यानी रफली तकरीबन 2800 मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका है और ये है चागी, डिस्ट्रिक्ट चागी में। और यहाँ पे 1993 में पहली बार हमने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पे कॉपर के ज़खायर भी हैं और गोल्ड भी है। गोल्ड अगरचे इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कॉपर है। माइनिंग में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये है कि आप क्या वहाँ से जो भी चीज़ निकलेगी क्या वो इस काबिल है कि उसको ट्रांसपोर्ट करके, उसमें इतना कॉपर है, उसमें इतना सोना है कि उसको ट्रांसपोर्ट करके दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में ले जाया जाए और फिर वहाँ जाके उसको रिफ़ाइन किया जाए। तो ये उस वक्त हमने रियलाइज़ किया था। उससे पहले हमारा एक प्रोजेक्ट था सैंडक प्रोजेक्ट, इस वक्त चाइनीज़ के पास है। सैंडक भी उसी इलाके में है, बलूचिस्तान में ही है और वहाँ से वो जो कॉपर है वो एक्सट्रैक्ट करके चाइना जाता है और यहाँ पे उसका कोई अरेंजमेंट नहीं है, हम सिर्फ वहाँ पे एक्सट्रैक्शन है, बिल्कुल मिनिमम लेवल पे है हमारा। ओरिजिनली उसके लिए प्लान ये था कि हम वहाँ पे एक स्मेल्टर भी लगाएंगे। स्मेल्टर वो फैक्ट्री होती है जहाँ पे जो ओर है यानी कॉपर ओर या वो जो ज़मीन से मिट्टी में, चूँकि मिट्टी भी मिली होती है उन ज़रात में, तो उनको अलग करने के लिए फिर उनको बाकायदा बिलेट बनता है, तो वो बिलेट बनाने के लिए वो स्मेल्टर्स भी लगाएंगे। लेकिन हमारे पास इतनी बिजली नहीं है क्योंकि उसमें बिजली बहुत ज़्यादा लगती है। तो खैर जब 93 में ये हमने एक चिलियन कंपनी थी, चिली की कंपनी थी एंटोफगास्टा, उसके साथ था। उस वक्त बहुत सारी कंपनीज़ ने पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट ज़ाहिर किया था। तो उस वक्त एंटोफगास्टा आई और फिर उससे पहले भी कुछ कंपनियां थी, उन्होंने एक अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे बनाया था, उसको कहते थे टीडियन कॉपर कंपनी। टीडियन ने यहाँ पे तकरीबन आप यूँ कहिए कि 6-7 साल 8 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ होती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप बस आए और वहाँ से आपने कॉपर की खुदाई शुरू कर दी। आपने देखना है, बहुत सारी चीज़ें उनके साइंटिफिक एनालिसिस होते हैं और बहुत सारा काम होता है। वो करते रहे 6-7 साल, तो यही करते रहे। 2000 के बाद वो कहीं इस पोजीशन में आए कि शायद थोड़ा बहुत कहीं हम बेहतर काम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जब वहाँ पे अप्लाई किया कि हमने अपना जायज़ा तो ले लिया है, लेकिन अब हमें यहाँ से बाकायदा तौर पे एक्सट्रैक्शन का यानी जो माल है वो निकालने का भी लाइसेंस दिया जाए। वहाँ पे आके बलूचिस्तान हुकूमत ने इनकार कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि जनाब ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इसके बारे में हेयर से है और कुछ मेरी मालूमात भी हैं कि दरअसल कुछ मामला पैसों का था कि बलूचिस्तान के कुछ जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ये कंपनी जो है उन्हें को राज़ी करे। देखिए ये सवाल बड़ा आम तौर पे पूछा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले से चीज़ पड़ी हुई है, हम उसको तोलेंगे और जितने किलो होंगे उसको 1 किलो की कीमत लगा लेंगे, उससे कैलकुलेटर पे ज़रूरत देंगे तो उसकी हमें मालियत पता चल जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये एक एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग होती है कि जनाब जो ज़ाहिर है जो तजर्बाकार कंपनियां हैं, जिनके पास जियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनके पास मेटलर्जिस्ट होते हैं, जिनके पास मटीरियल साइंसेस के लोग होते हैं, वो उसको देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी मिकदार देखते हैं, फिर उस पर लगने वाली इन्वेस्टमेंट देखते हैं। मिसाल आप इसकी ये ले लें कि हो सकता है यहाँ पे इस कमरे में खुदाई की जाए तो 1 किलो तांबा निकले, ठीक है, लेकिन 1 किलो तांबा तो कोई 1800 रुपये का होगा या 1900 रुपये का होगा, तो वो क्या 1 किलो तांबे के लिए ये लाखों रुपए का कमरा गिरा दिया जाए? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो लिहाजा हमेशा इसकी एक इकोनॉमिक सेंस देखनी होती है, एक बिज़नेस सेंस देखनी होती है। तो इस वक्त जो एक अंदाज़ा है कि उसकी जो रफली तकरीबन 45 ईयर्स उसकी एज होगी और तकरीबन मतलब ये वेरी करता है, ये $50 अरब से लेके $100 अरब तक समवेयर कहीं
इसकी वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप जब ऊपर से खुदाई करते हैं तो क्या मिलता है, नीचे जाएंगे तो क्या मिलता है, उससे नीचे जाएंगे तो क्या मिलता है। और फिर आपने ये देखना है कि वहाँ से जो ओर है, यानी वो जो मिट्टी वहाँ से निकालेंगे, उसमें कितना कंपोनेंट है तांबे का। 2010 में इसको ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो बहाल हो चुके थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसको लगा लिया सुनने के लिए। 2013 में इस पर फैसला आया था, शायद 2010 या 11 की बात है जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, अब जनाब जब वो मैं उस वक्त, उससे पहले मैं 2005 से बल्कि 2000 से ऑनवर्ड मैं मुसलसल पाकिस्तान की चूँकि इकॉनमी को देखता रहा हूँ और पाकिस्तान के इकनॉमिक बिजनेस रिपोर्टर रहा हूँ, तो मैं भी इस माइनिंग को बड़ा देखा करता था कि माइनिंग को मैंने अपनी बीट में शामिल किया हुआ था क्योंकि मैं कमोडिटी एनालिस्ट भी था। खैर, तो उस वक्त ये मामला हुआ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक साइंसदान हैं, उनका नाम है समर मुबारक मंद। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे और इनके कोहटा लेबॉर्ट्रीज़ में भी काम करते रहे हैं और ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं इनके बनाने में भी इनका एक किरदार है। ये किरदार अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने अचानक आके सुप्रीम कोर्ट में दावा फरमा दिया कि जनाब पाकिस्तान ये सारा काम खुद कर सकता है और हम यहाँ से निकाल लेंगे सोना और पाकिस्तान को इतने अरब डॉलर की बचत होगी, इतने अरब डॉलर हम कमाया करेंगे, विच वॉज बेसलेस। समर मुबारक मंद साहब ने पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादती की और जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ज़्यादती की वो ये था कि उन्होंने इस झूठ को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। ये एक बेसलेस बात थी कि पाकिस्तान के अंदर जनाब इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम जाके वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। अब हुआ क्या, उनके इन बयान, अभी भी जो केस जब रिकॉर्डिंग का रेफरेंस आया था तो उस पर समर मुबारक मंद साहब के हवाले से भी रिमार्क्स हैं कोर्ट्स के, वो भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। तो 2019 में ही मैं एक टीवी के लिए काम करता था, तो मैंने डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब के हवाले से एक, उस दिनों मैं अखबार में कॉलम भी लिखता था, मैंने एक कॉलम भी लिखा और मैंने टीवी पे गुफ्तगू भी की। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब को ये गुफ्तगू बड़ी बुरी लगी। उनके मेरे जो साबका टीवी मालिकान थे उनके साथ उनका बड़ा रिलेशन था और डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब ने उनसे मालिकान से बात की और ये इंश्योर किया कि वो मेरे प्रोग्राम में बैठ के अपनी पोजीशन साफ़ करें। और मेरे ऊपर ये प्रेशर भी था कि मैं उनसे कोई सवाल ना करूं, तल्ख सवाल ना करूं। तो जब मैंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की, मैंने कहा ये शख्स जो है डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, इनका तो एहतसाब होना चाहिए। जिन्होंने अदालत में जाके इस तरह की बात की, इनका तो एहतसाब करना था। हम इनकी सफाइयाँ दे रहे हैं, नौबत काफ़ी मतलब यूँ कहिए कि सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब होगी। अल्टीमेटली वो किसी और प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जा ख़बरों में आके अपनी वजाहत की, क्योंकि उस वक्त भी इनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी। तो डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब का भी इसमें एक किरदार है और मैं अब इस फैसले के बाद जो रेफरेंस के ऊपर फैसला आया, मेरी ये राय ज़्यादा मुस्तहकम हुई है कि उनका एहतसाब होना चाहिए। और न सिर्फ उनका एहतसाब होना चाहिए बल्कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी एहतसाब होना चाहिए। 6 अरब डॉलर तो एक था, 5 अरब 97 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो गया था ना। यानी जैसे ही जितनी देर हम कर रहे थे पे करने में तो वो इंटरेस्ट लगना भी शुरू हो गया था। उसके बाद फिर एक और इंटरनेशनल बिजनेस फोरम है, वहाँ पे चला गया था, तो वहाँ से भी 2 से 3 अरब डॉलर का, वहाँ से भी जुर्माने का बिल्कुल क्लोज हम पहुँच चुके थे। तो गोया मजबूरी तौर पर आप कह सकते हैं कि तकरीबन 9 अरब डॉलर जो था वो हमें पे करना पड़ता। और ऐसे हालात में जब हमारे पास अपने स्कूक बॉन्ड्स को देने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत मुश्किल हमें पेश आ रही है। हमारी पेंशन्स का मसला बना हुआ है, रेलवे की, आपको पता है कि रेलवे की पेंशन्स का मसला हुआ। जब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि 9 अरब डॉलर हम देते कहाँ से, और कौन पाकिस्तान के ऊपर इतना भरोसा करता कि हमें 9 अरब डॉलर देते। और ये रेकॉर्डिंग के मामले में आपको ये भी बताऊँ कि दुनिया की मुख्तलिफ़ कंपनियों से रब्ता भी किया कि अच्छा आप उधर 6 अरब डॉलर दे दें हमारे बिहाफ पे और आ जाएँ, तो किसी कंपनी ने इस पे एग्री नहीं किया था, दुनिया की कई कंपनियों ने। मैं पाकिस्तान की सियासियात का एक अदना तालिब इल्म हूँ और पाकिस्तान का एक शहरी हूँ।
मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं इनके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि पाकिस्तान जैसे कॉम्प्लेक्स मुल्क को चला सके। ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में वो लोग हैं जो एवरेज अकल से भी कम हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि एवरेज अकल या उससे ज़्यादा अकल वाले लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में आते नहीं हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि इसमें लोग हिस्सा लेने से गुरेज करते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी सियासतदानों को और हुक्मरानों को आप माजूर समझें। ये मेंटली, सख्त लफ्ज़ है, ये मेंटली रिटार्डेड लोग हैं। ये पाकिस्तान को ये जो मौजूदा लॉट है इससे चलता हुआ मुझे बहुत मुश्किल लगता है। रेकॉर्ड से सिर्फ अब तक हमने नुकसान भुगता। पाकिस्तान में जितने भी असासे हैं ना, हमने उनका सिर्फ नुकसान भुगता। पाकिस्तान स्टील का हमने नुकसान भुगता, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का हमने नुकसान भुगता, पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन का हमने नुकसान भुगता, पाकिस्तान के अंदर रेकोडेक का हमने नुकसान भुगता, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हमने नुकसान भुगता। पाकिस्तान के अंदर जितने भी असासे हैं जिसको जो दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में हो तो उनकी स्ट्रेंथ हो, वो हमारी वीकनेस बन गई है। हमारी आबादी, हमारे नौजवान हमारा असासा बनने के बजाय हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी बन गए। तो ये भी रेकॉर्डिक एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जब कोई किसी नालायक मुल्क के पास नालायक हुक्मरान उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं तो रेकॉर्डिक जैसा सोना उगलने वाला जो प्रोजेक्ट है उसको भी वो अपने लिए नुकसान का और बदनामी का बाइस बना लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं ये डंग टपाओ सिलसिले पे चलाई जाती हैं। यहाँ पे एडहॉकिज़म इतना ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया में कोई चपड़ासी ना रखे, उनको हमने 22 ग्रेड का दफ्तर लगाया, 22 ग्रेड का सेक्रेटरी लगाया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनको ये सो कॉल्ड पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि जनाब हमने बड़ा आला इम्तहान दे के हम आ गए इतने ऊंचे दर्जे पे। इस ऊंचे दर्जे पे बैठ के भी इनको दुनिया का नहीं पता, इनको सिर्फ अपने बच्चों का पता है कि बाहर कैसे भेजना है, इनको अपने मकानों का पता है, इन्हें इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये बात रेस्ट अश्योर, ये बात आप जहन में बिठा लें। और इस वजह से जब जिन लोगों को पता ही नहीं है तो उन्हें क्या पता कि मुआहिदा एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, और अगर एग्जीक्यूशन ना की तो उसका नुकसान क्या होगा। पाकिस्तान में मुआहिदा करने वाले लोग जो हैं वो हालत उनकी ये है कि यहाँ पे आपको पता है एक ज़माने में हमने तुर्की से पावर प्लांट्स मंगवाए थे, उनका भी हमें भुगतना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में स्टडी की नहीं। और सिंपल हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब जो उस वक्त वज़ीर हुआ करते थे तवानाई के, इन्होंने पाकिस्तान की स्टडी किए बगैर ही तुर्की से पावर प्लांट, जनाब वो मोबाइल पावर प्लांट मंगवा लिए कि जो समंदर में खड़े होकर बिजली पैदा करेंगे और पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करेंगे, और उसका भी हमारी बदनामी हुई। उसके लिए भी हमें तुर्की के आगे हाथ जोड़ने पड़े कि जनाब ये जो हर जाना जो है हमें माफ़ कर दें। तो ये तो इस तरह के लोग हैं जो फैसले करते हैं। तो रेकॉर्डिक का मामला इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो पिछली सारी हुकूमतों का इसमें बड़ा बुनियादी किरदार रहा है, और उनका मैं समझता हूँ कि ये तो अब तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि शायद इनको पता ही नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इनको पता ही नहीं है कि किसी मुल्क का मफाद क्या चीज़ होती है। इमरान खान की हुकूमत ने बहुत ही कमाल ये किया कि जब ये हमें $6 अरब और तकरीबन 9 अरब हमें ठुकने थे ना, वो उससे इन्होंने रीनेगोशिएट किया, और इनकी रीनेगोशिएशन से वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्पेक्ट्रम में भी इतनी बड़ी चेंज आई कि आप अंदाज़ा लगाइए एंटोफगास्टा कोई छोटी कंपनी नहीं है। यानी एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर एंटोफगास्टा भी पाकिस्तान में काम कर रही होती तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त की बात थी। और अगर अब बैरक गोल्ड आ रही है तो मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। तो अब इन्होंने कॉर्पोरेट स्पेक्ट्रम में आप देखें कि ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी कि बैरक गोल्ड ने एंटोफगास्टा को थैंक यू बोल दिया। उसने कहा भाई आप जाओ, ये पैसे पकड़ो आपकी टीडीएन कॉपर कंपनी में, हम बाकी हमें दे दो। तो लिहाजा कंपनी उन्होंने रखी। बैरक गोल्ड को पाकिस्तान के पोटेंशियल पे यकीन था,
इन्होंने यकीन दिलाया कि आप काम करें पाकिस्तान के अंदर आके, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो लिहाजा इन्होंने बहुत ही अच्छा काम ये किया कि ना सिर्फ निगोशिएट कर लिया इतनी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल को, उसमें नेगोशिएशन कर ली, उसमें रास्ता निकाला, पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर का हर्जाना देने से बचा लिया, और उसके बाद उस कंपनी को इस बात पे राज़ी किया कि वो रिवाइज्ड मुआहदे पे आए। यानी पहले 25% था, उसने कहा नहीं 50% पे आए। 50% ना सिर्फ मुआहदा रिवाइज करवा लिया, बल्कि उनको इस बात का पाबंद कर लिया कि अब आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए, ये जो मुआहदा हुआ था उनके साथ, मैरीगोल्ड के साथ, या टिडियन कॉपर कंपनी जो उसकी जो अगली शाख है, उनके साथ मुआहदा ये हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का जो आपका निज़ाम है ना, कानूनी निज़ाम, ये हमारी समझ से बाहर है। ये यहाँ पे इंटरनेशनल मुआहदे भी उठते हैं और अदालतों में चले जाते हैं और अजीबोगरीब बुनियादों पे फैसले हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर समर मुबारकमंद के कहने पे फैसला हो जाता है। तो आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि फिर लोग तो हमारे सिस्टम का मजाक उड़ाएंगे ना। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसके लिए कानून साजी करेंगे नंबर 1, और दूसरी बात यह है कि अदालत से पहले पता कर लेते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को आप कानून साजी कर लें और कानून की कोई शिक निकाल के दस्तूर से मुतसादम करार दे के उसको अल्ट्रा वायरस करार दे के ख़त्म कर दिया जाए, फिर क्या होगा। तो लिहाजा ये उन्होंने शर्त रखी थी, और शर्त ये रखी थी कि 15 दिसंबर से पहले ये काम करना है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात इस शर्त पे किए थे कि आप $900 मिलियन एक एस्क्रो अकाउंट में जमा करेंगे। एस्क्रो अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आपके मेरे दरमियान कोई लेन देन का मसला है, मैंने आपके कुछ पैसे देने हैं, तो मैं पैसे एक अकाउंट में रख दूँगा ताकि आपको बता सकूं कि जनाब मैं संजीदा हूं आपके साथ मुज़ाकरात करने में। और अगर मुज़ाकरात उस तयशुदा मुद्दत के अंदर एग्रीमेंट नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं करते, मैं सीरियसनेस शो नहीं करता, तो वो जो तयशुदा अकाउंट में से पैसे जो हैं वो फिर आप ले लेंगे, ताकि एक सीरियसनेस शो की जाए। ये पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। तो वो एस्क्रो अकाउंट में $900 मिलियन हमने जमा कराए थे। तो वहाँ से फिर वो भी जमा कराए। फिर इन्होंने कहा, तो फिर हमारे सदर ने रेफरेंस भेजा अदालत के पास, और पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अनोखा रेफरेंस है। वो ये है कि एक ऐसा कानून अदालत को भेजा गया, ड्राफ्ट, जो भी मंजूर नहीं हुआ, असम्बली से पास नहीं हुआ। उन्हें कहा गया कि जनाब आप ज़रा देख लें कि ये कहीं बाद में ना हो। दूसरा, उन्होंने कुछ शिकें थी सूबाई कवानीन से मुतल्लिक, उन्होंने वो भी पूछा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जनाब इस कानून में एक स्पेसिफिक चीज़ आ रही है, ये कंपनी का नाम आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कल आप कहें कि चूँकि ये मखसूस कंपनी या मखसूस शख्स के लिए कानून बनाया गया है तो इसलिए आप इसको फारिग करा दें। तो अदालत ने फिर उसका जवाब दिया कि नहीं, आपका जो कानून है वो ठीक है, इसमें चूँकि पहली क्वालिफाइंग कंपनी टिडियन है, तो लिहाजा हम ये स्पेसिफिक नहीं हम ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, तो लिहाजा इस कानून को हम अल्ट्रा वायरस नहीं करार देते। हम इसको समझते हैं कि इस शक्ल में ये कानून ठीक है, और ये मुआहिदा जो आपने किया है, विद ड्यू डिलिजेंस किया है, तो ये भी ठीक है। मैं समझता हूँ ये हूँ कि अगरचे जो शॉर्ट ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 के फ़ैसले में जो सेट आउट किए गए थे जो प्रिंसिपल्स, उनके मुताबिक ही है ये मुआहिदा। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ही लिखना चाहिए था। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फ़ैसलों को अनडू तो नहीं कर सकते, लेकिन फ़ॉर ऑल प्रैक्टिकल रीज़न मैं ये समझता हूँ एक तालिब इल्म के तौर पे कि अदालत ने एक उस फ़ैसले को अनडू कर दिया है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा नादिर वाक़या है कि उन्होंने, ज़ाहिर है उसमें जो फ़ैसला था उसमें तो वो जैसे सच बोलना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए, वो तो इस तरह का था ना। तो उसमें उन्होंने वो जो प्रिंसिपल्स थे वो तो ठीक थे, वो तो एक रेगुलर प्रिंसिपल्स थे, तो उन रेगुलर प्रिंसिपल्स के तहत ही सारा काम हुआ था। अब जो हुआ है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा एक कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का भी मसला है। क्योंकि आज तक इस फैसले से पहले मैं ये समझता था कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान के इकनॉमिक डिसीजंस के बारे में उसका किरदार को बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ नहीं है, लेकिन अब मेरी राय इस फैसले को देखने के बाद बिल्कुल बदल गई है।
इसके दो हिस्से हैं। एक तो पैसों वाला जो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि इतने पैसे पाकिस्तान को मिलेंगे या हर साल मिलेंगे। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान के अंदर माइनिंग की इंडस्ट्री डेवलप होगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके यहाँ माइनिंग इलीगल हो रही है। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी धातें मौजूद हैं, कई ऐसी मादनियात मौजूद हैं जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं है। और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के कुछ दूसरे हिस्सों से बाकायदा तौर पर मादनियात निकाली जाती हैं बग़ैर किसी लाइसेंस के, और वो समझिए कि चोरी करते हैं और चोरी करके वो जहाज़ों पे लाद के भेज देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब एक बड़ी कंपनी आएगी बैरिक गोल्ड जैसी, तो हमें भी माइनिंग को समझने का मौका मिलेगा, हम भी माइनिंग को बेहतर बनाएंगे। देखिए, बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी वजह कि बलूचिस्तान को आज तक हम अपना बैकयार्ड समझते रहे, हम समझते रहे कि हमारे घर का पिछला हिस्सा है। इस मुआहदे के बाद जो बलूचिस्तान है वो हमारे घर का फसाड होगा, पाकिस्तान का फसाड है, पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो नज़र आएगा दुनिया को। और उसके साथ ज़ाहिर है वहाँ पे मकामी सनत जब डेवलप होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो माइनर्स बनेंगे, उन्हें माइनिंग की इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, उन्हीं में से एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे, एक बड़ी कंपनी आएगी, उसकी बेशुमार ज़रूरियात होंगी। बलूचिस्तान के अंदर वो लोग, वहाँ के मकामी लोग जो हैं उनकी बिज़नेस की ज़रूरियात, जो उनकी दीगर ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से लोग वहाँ जाएंगे, तो एक इंटरेक्शन होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बलूचिस्तान के लोगों को। और आप देखिएगा कि जब ये तकरीबन 6 साल बाद प्रैक्टिकली वहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू होगी, 6-7 साल लग जाएंगे इसमें, जब एक्सट्रैक्शन शुरू होगी तो पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वहाँ के लोग जो हैं आपको आइंदा 6-7 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी।